हम पढ़ रहे हैं बीकानेर का इतिहास। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। बीकानेर का इतिहास, वो भी बीकानेर का कौन सा राजवंश, राठौड़ राजवंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ राजवंशों की अगर हम बात करें तो हमने 1 नंबर पे किसके बारे में पढ़ा, वाला बताओ जल्दी से। राव बीका के बारे में पढ़ा। 2 नंबर पे किसके बारे में पढ़ा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 3 नंबर पे राव लूणकरण। 4 नंबर पे राव जेतसी। 5 नंबर पे राव कल्याणमल। ये तो पढ़ना है क्या आज हमने। एक बात का और ध्यान रखना, अब तक जितने राजा हमने पढ़े हैं, यहाँ तक राव कल्याणमल तक जितने भी राजा हमने पढ़े हैं, इनके नाम से पहले क्या लग रहा है, राव। अभी तक ये अपने आप में राजा नहीं, ध्यान रखना, ये क्या कहलाते हैं, राव कहलाते हैं। लेकिन इसके बाद में जो राजा आएगा रायसिंह नाम का, उसके बाद से क्या हो जाएंगे, महाराजा की उपाधि धारण करेगा और राव नाम लगाना छोड़ देगा। समझ आई बात क्या। तो वो हम जब पढ़ेंगे तब इसलिए क्योंकि साथ में लिखे हुए सभी के पहले, ये राव नर्रा यहाँ और लिख देता हूँ आपको, कुछ दिन नर्रा ने क्यों नाराज करो। पहला राजा राव बीका, थोड़ा रिपीट करते हैं, एक बार नोटबुक बंद करो सभी, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम जो हमने पढ़ा अब तक। सबसे पहले हमने पढ़ा राव बीका के बारे में, कल ही मैंने बताया था 2 बातें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, एक तो 1465 वाली और एक 1488। 1465 में इसने क्या किया था, नींव डाली थी इसने, राठौड़ राजवंश, बीकानेर के राठौड़ों की नींव अगर डाली गई तो 1465 में। वर्तमान जो बीकानेर है उसकी स्थापना अगर पूछे तो कब की, 1488। बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। और राव बीका के बारे में इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। बीका के बाद में राव नर्रा, मैंने बताया थोड़े से समय के लिए राजा रहा था, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर राजा बना था राव लूणकरण। राव लूणकरण के बारे में कोई विशेष बात है क्या, क्या है बताओ। हाँ, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, कोई विशेष युद्ध लड़ा इसने, कोई युद्ध लड़ा इसने क्या। राव लूणकरण की मृत्यु का कारण कोई पता है आपको, भूल गए सब कुछ। आपको इतना याद रहा कि इसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है, हैं? कोई होनहार है क्या आप में से, इतने सारे बैठे हो आप, किसी एक विद्यार्थी को राव लूणकरण जो हमने 2 दिन पहले पढ़ा है उसके बारे में कुछ 4 बातें बता सकता आप में से मेरे को। इतने सारे बैठे, इसमें से एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं जो घर जाके पढ़ता हो, बिल्कुल। इसके अलावा क्या करें, आपका क्या करें रे, आपको अपने आप को शर्म नहीं आती क्या जब शीशे में देखते खुद को, तो कि हम महारथी हैं पढ़ने वाले, हम हमारा सिलेक्शन होने वाला है, किस बेस पे होगा ये पता ही नहीं आपको। मारा गया ये तो ठीक है, और कोई बताओ। जसनाथ जी, हाँ। इसके बाद में कौन बना राजा, राव जेतसी। इसके बारे में बता दो कोई 2 बातें, कल ही पढ़ा ये तो हमने, है। खानवा के युद्ध में सहयोग किया इसने, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। आपसे पूछ लूं खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1527 में। किन किन के बीच लड़ा गया, तो सांगा और बाबर के बीच, ठीक है। आप हेडिंग डालो राव कल्याणमल, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। कल मैं फिर आपसे ये सारे के सारे राजा लिखूंगा, फिर पूछूंगा। कल आप फिर ऐसे मुंह लटका के मत बैठना, पढ़ के आना कल सभी। 1544 से 1574। लिखो राव कल्याणमल। क्या शासन काल है इसका, अब मेरा मन करता है कि मैं आपको एक एक चीज मैं आपको समझाऊं, लेकिन मैं यहाँ समझाऊं क्या, आपको कुछ पता ही नहीं है पीछे का इतिहास ही है। क्या, अच्छा 75 लिख दिया, 1574। अब मैं चाहता हूँ इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊं, लेकिन बातें आपको इतिहास की तभी समझ आएगी जब पीछे जो मैंने पढ़ा है वो आपको याद होगा तो ही।
ये तो मैं जब यहाँ बोलता हूँ तो आपको अच्छा लगता है सुन करके, कहानी सुन रहे बड़े आराम से बैठे, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सबका सब साफ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा बाद में हुआ क्या। जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, कहानी के अंदर जो पात्र होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा व्यक्ति है, कब काम आ रहा है, क्या काम किया उसने, कहाँ का है, वो क्यों आया, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर भी चलो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, राव कल्याणमल से पहले राजा कौन बढ़ाया मैंने आपको? राव जेत सिंह। मैंने आपको पढ़ाया राव जेत सिंह। मैंने ये बताया था राव जेत सिंह के साथ युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? मालदेव का युद्ध हुआ था, मालदेव का। और मालदेव क्या किया इसने? ये जीत गया था, मालदेव जीत गया था ना, और इसने बीकानेर पे अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और राव जेत सिंह की क्या हुई इस युद्ध में बताओ? मृत्यु हो गई थी। राव जेत सिंह ने अपने पुत्र जो कल्याणमल था इसको कहाँ भेज दिया था? हरियाणा में भेज दिया था, इसलिए कल्याणमल बच गया था। अब राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई, बीकानेर का राजा बनना किसने चाहिए? राव लूणकरण को, सॉरी, राव कल्याणमल को बनना चाहिए। अच्छा, ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1541-42 की बात है ये। उस समय इसकी मृत्यु होगी राव जेत सिंह की, तो बीकानेर का राजा तो 41-42 में बनना चाहिए, लेकिन देखो कब से शासनकाल शुरू हो रहा है? 1544 में शुरू हो रहा है ना। इसका मतलब 2 साल तक राजा नहीं बनने दिया, मारवाड़ वालों ने अपना अधिकार रखा था बीकानेर पे। अब कैसे राजा बना? उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि इधर बराबर में जो दिल्ली है ना, दिल्ली के अंदर जो राजा है वो पूरा का पूरा हस्तक्षेप कर रहे हैं, मेवाड़ मारवाड़ चाहे कोई भी रियासत हो, सभी रियासतों के अंदर। और हस्तक्षेप के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने आपको हुमायूं के बारे में बताया था कि पहले राजा हुमायूं था 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक। जैसे ही हुमायूं को भगा देता है और आगे शासक बन जाता है कौन? आगे राजा बन जाता है शेर शाह सूरी। राजा कौन बन गया? दिल्ली का। और शेर शाह सूरी आपको पता है 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहता है दिल्ली में। और शेर शाह सूरी का काल 1540 से 45 है, और इसी दौरान बीकानेर में क्या हो रहा है मामला, देखो क्या हो रहा है। 1541-42 में राव जेत सिंह को भगा दिया गया, मार दिया गया इसको, कल्याणमल को राजा नहीं बनने दे रहे। ये सब कर्तव्य कौन देख रहा है? दिल्ली में बैठा शेर शाह सूरी। कहते हैं कि 1544 ईस्वी के अंदर ये जो मारवाड़ का मालदेव था इस पे आक्रमण कर देता है कौन? शेर शाह सूरी इस पे आक्रमण करता है, बताया मैंने आपको जब मारवाड़ पड़ाया। और इस आक्रमण के अंदर मालदेव हार जाता है। कौन जीत गया था? शेर शाह सूरी ने जोधपुर जीत लिया, जीत लिया। और बीकानेर किसके अधिकार में था? इस मालदेव की। तो जोधपुर ही नहीं रहा तो बीकानेर इसके अंडर में क्या रहेगा? मालदेव जो भाग जाता है तो कल्याणमल किसकी सहायता लेता है? शेर शाह सूरी की। और 1544 में शेर शाह सूरी बीकानेर में किसको नियुक्त कर देता है? वापिस कल्याणमल को। इस प्रकार से वापिस कल्याणमल को राजा बनाया जाता है बीकानेर का। समझ आई बात क्या आपको? आई तो भला हुआ, आपको नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। अब ये मैं साफ कर दूं इसको, ये लिखना आपने इतना, आप ऐसे लिख लो, एक लाइन लिख लो। चलो लिखो एक लाइन सीधे, मैं बोल देता हूँ। लिखो 1544 में शेर शाह सूरी की सहायता से, शेर शाह सूरी के सहयोग से कल्याणमल बीकानेर का शासक बना था। कल्याणमल बीकानेर का शासक बना था। कल्याणमल का जो राज्याभिषेक है, कल्याणमल का राज्याभिषेक लिख लो ठुकरिया गांव। ये वर्तमान बीकानेर में ही है, यहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ था। क्योंकि बीकानेर का जो गढ़ है, बीकानेर जो मूल जगह है, वहां अभी तक इसे नहीं भेजा गया। वहां तो उस समय जोधपुर वालों का अधिकार था। तो आनंद खान में इसका एक बार राज्याभिषेक कहाँ करवाया गया? ठुकरिया गांव के अंदर, जो बीकानेर में पड़ता है। बाद में इसे बीकानेर का राजा बना दिया गया था। अब इस बात में आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख लो, राव कल्याणमल ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार करी थी। शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार किसने कर ली थी? राव कौन है? बोलो फिर, क्यों शर्माते हो? इससे कल्याणमल के बारे में बोलते हुए आपको डर लग रहा है। शेर शाह सूरी अब जिंदा थोड़ी है, डरने की आपको आवश्यकता नहीं है।
फिर क्या हुआ आगे देखो, इसके बारे में बस दो ही बातें हैं। इसने अधीनता स्वीकार करी और इसने कोई विशेष काम किया नहीं अपने जीवन में। और अधीनता इसने किसके स्वीकार करी, तो अभी इसके समकालीन दिल्ली में राजा कौन बन जाएगा थोड़े समय बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था दिल्ली में, बताया ना थोड़ी देर पहले, कि दिल्ली में पहले तो दिल्ली में अब मुगल वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मुगल वंश जो है ना दिल्ली के, ये क्योंकि राजपूतों के शासन में हद से पूरा कर रहे हैं और आपको बराबर बराबर पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन राजा है उस समय। तो मैं आपको 2-3 बार लिखवा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार और लिख लीजिएगा। एक तो आप लिखें कि सबसे पहले मुगल वंश की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, बाबर था। और ये 1526 से लेकर के और 1530 ईस्वी तक राजा रहा था, ध्यान रखना। तो जब भी आप राजस्थान के राजवंश में किसी भी व्यक्ति का शासनकाल जब 1526 से 30 के बीच में आ जाए, तो सरदार जी आपने क्या सोचना है उस समय बताओ, दिल्ली का कौन होगा, बाबर होगा, याद रखना, ठीक है ना। उस समय राजा कौन होगा, बाबर होगा। तो बाबर के बाद में भाई 1530 में इसकी तो मृत्यु हो गई, तो बाबर का पुत्र था कौन, हुमायूं। बाद में ये राजा बन गया और ये रहा 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा था। बीच में क्या है, हुमायूं को भगा दिया था, एक सूरवंश आ गया था जिसका नाम था शेर शाह, शेर शाह सूरी। और ये शेर शाह सूरी रहा था 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा था। वैसे जो सूरवंश चला था ना, सुन लो सारी बातें लिखवाई नहीं जाएगी, ध्यान रखना। जो शेर शाह सूरी का सूरवंश था, ये मुगलों के बीच में आए थे, हुमायूं को भगा करके दिल्ली पे इसने अधिकार किया था। लेकिन 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। फिर भी 10 साल तक सूरवंश ने अपना शासन किया था दिल्ली पे, और वो आप ऐसे लिख सकते हैं सूरवंश। सूरवंश कब से कब तक रहा था, टोटल 1540 में आया था ये, और 1555 ईस्वी तक सूरवंश रहा था मुगलों के बीच में, याद रखना। उसके बाद में इधर लिख रहा हूं मैं, ये तो नोट कर लिया था आपने। सूरवंश के बाद में वापिस कहते हैं कि हुमायूं आ गया था। वापिस कौन राजा बन गया बाद में, हुमायूं। और ये 1555 में आया और 1556 में चला गया वापिस, मृत्यु हो गई इसकी, सीढ़ियों से गिर गया था बेचारा, है ना। उसके बाद में लिफ्ट लगानी शुरू की मकानों में, कोई सीढ़ियों से गिर न जाए, सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम ध्यान रखा करो। रखते हो क्या। हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर। ये रहा था 1556 से, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, सोते बैठते उठते जागते खाते पीते आपको याद होना चाहिए अकबर का शासनकाल क्या था, ठीक है। तो आपके जीवन में ये बहुत अंधकार ला सकता है, अकबर खतरनाक बंदा था। अकबर के बाद राजा कौन बना, जहांगीर। ये 1605 से लेकर के और 1627 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर के बाद में, अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं, जहांगीर के 2 पुत्र थे, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो खां, क्या नाम था, खुसरो खां। एक पुत्र और था, उसका नाम था शाहजहां, खुर्रम। अभी मैं जब खुसरो खां की बात करूंगा थोड़ी देर बाद, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किसका पुत्र है खुसरो खां, जहांगीर का पुत्र है, ठीक है, याद रखोगे। बस इतना ही ठीक है। इसके बाद आगे औरंगजेब, चलो और लिख लो। जहांगीर के बाद में शाहजहां शासक बना 1627 से लेकर के 1657, और शाहजहां के बाद में राजा बना औरंगजेब 1657 से 1707। ये मुख्य मुख्य राजा थे दिल्ली में मुगल राजवंश के, तो आप याद रख लेना। कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। है,
हाँ ये विद्रोह करता है, अभी तभी तो मैं कह रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा, तब आपसे पूछूंगा, मैं बताऊंगा इसका विद्रोह अभी। नोट कर लिया आपने ये? मेहनत नहीं करते बेटा आप, मेरे को ऐसा फील होता है जब आपसे प्रश्न पूछता हूँ ना, नहीं करते ना घर पे मेहनत। इतिहास की क्लास में इतना मतलब इतनी मेहनत करके मैं आपको करवा रहा हूँ हिस्ट्री। मैंने आज से लगभग 2017-18 में हिस्ट्री पढ़ाई थी, उस समय मैंने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई थी। और वो नोट्स जिन बच्चों के पास, आपके बीच में 2-3 बच्चे बैठे हैं उनके पास नोट्स है, उनसे पूछ लो कि आज तक उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया, आज तक के पेपरों में एक भी प्रश्न उससे बाहर गया नहीं। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा अपडेट करके उसमें और बहुत सारा मैटर जोड़ रहा हूँ। पहले वाले जो विद्यार्थी है जिन्होंने नोट्स बना रखे वो दोबारा उनको बनाने पड़ रहे हैं, उनके बीच में जगह नहीं थी, बातें मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ। अब इससे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं बचता। एक बार इतिहास को तैयार कर लो, उसके बाद चाहे आरएस का एग्जाम दे लेना, चाहे सीईटी का, चाहे बीएसटीसी का, चाहे पशु परिचर, कोई पेपर दे लेना, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है ना? और मैं आपको एक एक बात बढ़िया से, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ अगर कोई अटपटी है तो उसको मैं सीधा स्किप करके निकल रहा हूँ। मैं प्रत्येक बात आपको समझाते हुए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं सीधा आपको बोल देता कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया 1570 में और ये जाकर के उसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, बात इतने में खत्म हो सकती थी यहाँ। लेकिन मैं आपसे मत्तापच्ची कर रहा हूँ, ये सारे शासक मैंने लिखाए हैं, आपको पता तो चले अकबर कहाँ आया, कब आया, कौन सा अकबर, क्या अकबर, पता ही नहीं किसी को। इसलिए मैंने ये सारे बताए कि मुगल राजवंश शुरू हुआ था 1526 में, उसके बाद इतने राजा आए, इतने नंबर पे अकबर आया, ये इसका शासनकाल था। और 1570 देखो इसके बीच में आ रहे हैं ना, 1570 में नागौर दरबार लगाएगा अकबर, उसमें राव कल्याण में ला करके इसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। अब ये चीज़ें आपको याद है तो 1544 लिखते ही आपको पता चल जाएगी कि यहाँ 1544 में शेरशाह सूरी राजा था उसमें, है ना? तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपसे ये कहे कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करी कि नहीं करी, तो सबसे पहले शासनकाल ही देख लो, बराबर समकालीन है तो संभावना बढ़ती है कि हो सकता है अधीनता स्वीकार करी हो। शेरशाह सूरी चला गया, इसके बाद वापिस हुमायूं, चलो 1 साल में मर गया था, उसके बाद में अकबर आया। अब अकबर नागौर दरबार लगाएगा, तब भी बराबर में बीकानेर का राजा कौन होगा? कल्याणमल। ये बेचारा पहले इसने अधीनता स्वीकार शेरशाह सूरी की करी, उसके बाद में अब अधीनता स्वीकार किसकी करा है? अकबर की। तो दो दिल्ली के राजाओं की अधीनता स्वीकार करने वाला व्यक्ति था ये। ठीक है, साफ कर दूं अब इसे? अब लिखो आगे, लिख लो ये 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। पंद्रह सौ सत्तर में नागौर दरबार लगाया, राव कल्याणमल इस दौरान उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार की थी। और इसने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था अकबर के साथ। ठीक है, कल्याणमल ने अपनी पुत्री का विवाह है याद आपने ये रखना है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? ऐसा प्रश्न आए तो क्या दोगे? राव कल्याणमल। ठीक है, और इसमें आपसे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अकबर से। बस 2 बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। मैं कहूँ याद रख लोगे क्या, तो रखनी पड़ेगी आपको। और आपके पास कोई रास्ता और आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि महीने के आपके 40-45-50 हज़ार खाते में आने शुरू हो जाए, है ना? यही एक रास्ता है। आपको पता है यूपीएससी का रिजल्ट आया कल, एक ऐसा व्यक्ति गुर्जर जाति से जो और 10वीं क्लास में फेल हो गया, उसके बाद में उसने पढ़ाई शुरू करी थी वापस किसी बंदे का इंटरव्यू दे करके, और यूपीएससी क्लियर कर गया वो। ये 10वीं फेल वाली बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप तो 10वीं पास हो, आपको 10वीं फेल गुजरी किया यूपीएससी लगा तो दोबारा 10वीं करी, बाद में पास हो गए वो। तो ये कहते हैं ना 10वीं के अंदर, आप पता है हमारा दिक्कत पता है क्या है हमारी?
हम लोग क्या है कि 10वीं क्लास के अंदर हमारी जो स्थिति है ना, उस स्थिति को देख करके फिर हम तैयारी करते हैं कि भाई 10वीं क्लास में मेरे तो होशियार बहुत था, मैं तो जमा लारी ला रहा हूँ, तो मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ। ये 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है ना, वो कंपटीशन में कोई मायने नहीं रखती, पहली बात तो, ठीक है ना। उस समय पता नहीं कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले मिले हों, उन्होंने पता नहीं किस प्रकार से आपको पढ़ाया हो, अब जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। ये कंपटीशन के अंदर जो पढ़ने वाली चीज़ें, ये अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं। साइन कोस थीटा बताओ यहाँ कहाँ काम आएगा, इसमें आता है क्या? इतने डिग्री पे होके उसने तीर मारा, ऐसे लिखवाया कभी? इसलिए चलो आगे लिखो। इसके बाद राव कल्याणमल के 2 पुत्र हैं, उनके बारे में लिखिए। राव कल्याणमल के 2 पुत्र हैं। काल रात कट जाएगा नहीं, मन लगे नहीं हैं। एक एक वोट देना सभी ने, बाकी वोट कहाँ दे भाई है। हमारे घर में तो 5 वोट है, तो फिर एक एक वोट दे सभी। आज किस्म से आप भी इरिटेट हो रहे हो क्या इस बात से? हो रहे हैं क्या? मस्त ज़्यादा हो रहा, आज पाबंदी लग रही है, शाम तक बंद हो जाए, कल से नहीं आवाज़ है। कुछ लोग बेशरम बहुत होते हैं, इनको बोल के आते हैं ये आवाज़ कम कर दो, 15 मिनट बाद को दूसरा आके फिर घर तो कोई सुने को नहीं आएंगे। घर तो घरा काट दे, गाल काट के चाल बाजार, फिर ये आके गुस्सा सारा उस पर निकालते हैं, आवाज़ कर देते हैं। राव कल्याणमल के पुत्रों के बारे में लिखो। एक का नाम तो था, नाम है तो रायमल लिखा हुआ है, पहले रायमल फिर पृथ्वीराज राठौड़, अब लिखवाना ही पड़ेगा पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो व्यक्ति था, ये क्या करता था, कविताएं लिखता था, कवि था, ये अकबर के दरबार में रहता था। लेकिन रायमल जो था, ये आगे राजा बनेगा, लेकिन राजा बनने से पहले ही छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको राजा बनने से पहले इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा बताऊं ना बताऊं? सुनना चाहोगे? सुन ही रहे हो कितनी देर से, तो स्थायी तो रखते नहीं, 2 कान दिए आप, उसका भरपूर यूज करते हो। एक से सुना, दूसरे से निकाला पार, रुकने नहीं देते हैं। 2 कान इसलिए थोड़ी दिए, 2 कान इसलिए कि शरीर का संतुलन बना रहे। आप गिरो नहीं, एक कान हो तो एक पास यहाँ चालू हुआ, वजन एक पास ज्यादा हो, इसलिए 2 कान है कि दोनों गर्दन आपकी सीधी रहे एकदम, आप उसका गलत यूज करते हो। रायमल के बारे में आप एक बात लिखो पहले रायमल के बारे में, फिर रायमल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, रायमल के बारे में आगे शुरू करेंगे। रायमल के बारे में लिखो, इससे 1572, बताओ 1572 में राजा बन गया था क्या ये? 1574 तक कौन बैठा वहां? कल्याणमल, मतलब अभी तक ये राजा नहीं बना, फिर भी इसके बारे में बात लिखनी है अपने। देखो 1572 से 1574 तक यह मारवाड़ का प्रशासक रहा था ना। 1572 से 1574 तक यह मारवाड़ का क्या रहा था? प्रशासक रायमल। मारवाड़ में इसको नियुक्त किया था किसने? अकबर ने, क्योंकि दिल्ली में अकबर है, और अकबर ने इसे नियुक्त कर दिया, मारवाड़ का प्रशासक बना दिया। मारवाड़ को खालसा घोषित किया गया था क्या उस समय? है? हाँ बोलो रे, हाँ बोल दो, हाँ बोलने का कहा, यह सर बोल रहे हो। टेंशन भरी पड़ी आपके चेहरे पे, आपके दिमाग में, गुरुजी तो कचरो क्यों याद होगा वो, यहाँ पेपर में ले समेट के लेके जाओ ना, राह में खिंडा दो मंठा है। टेंशन फ्री होकर के पढ़ो। इतिहास तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आनंद आना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर आपको, लेकिन वो आपको इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप थोड़ा थोड़ा घर पे थोड़ा सा पढ़ करके आओगे ना, पहले दिन वाली स्टोरी। मैं यहाँ पे आकर के कल्याणमल शुरू कर रहा हूँ, आपने पीछे वाले राजाओं का कल्याण कर दिया सभी का, पता ही नहीं कौन आया था कौन नहीं, गई को यही नहीं पता चल क्या रहा है, मारवाड़ चल रहा है। थोड़ा सा तो आप जो आपके नोट्स है ना, इतने आप आराम से इनको बना रहे हो, ये आप मात्र आप घर जाकर के देखना, एक दिन की क्लास है ना, ये मात्र 20 मिनट में आप इसको पढ़ सकते हो घर जाकर। 20 मिनट का समय निकाल लो आप अपनी जिंदगी का, मुझे पता आपका समय बहुत उपयोगी है, फिर भी आप उस उपयोगी टाइम में से निकाल करके 20 मिनट किताब को पढ़ा करो जाकर के, हिस्ट्री वाले को निकालोगे ना? है निकाल हो गयो मुँह बात ये सारा ही चाय मंगवाते।
मेवाड़ वाला को नहीं है, मारवाड़ का है ये। राव कल्याणमल का बेटा है ये। कल्याणमल कहाँ है? हाँ वो अलग था। वही तो पंगो है इतिहास में, एक सा राजा निरई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मारवाड़ मेवाड़ मिक्स न हो जाए आपका। साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो मेवाड़ मारवाड़ मिक्स नहीं होगा, नहीं तो फिर मिक्स वेज बना दोगे आप। मिक्स वेज देखिएगा आपने, उसमें भिंडी, उसमें टमाटर, उसमें पता नहीं क्या क्या गोभी, सब कुछ बना करके बनाते हैं ना, वैसे मत बना देना इतिहास को। आप हेडिंग डालो आगे, नया शासक लिखो रायमल। रायमल काफी बढ़िया शासक है आपके पेपर की दृष्टि से, प्रश्न काफी पूछे जाते हैं रायमल से संबंधित। 1574 से 1612 तक इसका शासनकाल है। रायमल कब से कब तक? इसकी उपाधियां लिखिएगा दो तो। एक तो इसकी उपाधि है राजेंद्र। क्या उपाधि इसकी? ये तो याद हो जाएगा, याद ये तो हो जाएगा कि राजेंद्र उपाधि थी, पर आप ये भूल जाओगे थी किसकी, है ना। आप सोच रहे हो राजेंद्र तुम्हारा मास्टर है, यूं याद हो जाएगा, लेकिन ये याद हो जाएगा तो ये भी याद रखना किसकी उपाधि थी। राजेंद्र उपाधि। राजेंद्र का अर्थ क्या होता है पता आपको? आज तक नहीं पता होगा शायद, है ना। आज बताता हूँ, देखो लिखो। दुश्मनी, शत्रु लिखते हैं इसको। शत्रु को हराने के बाद, लगी मेरे शत्रु का नाम आते ही लिख लो। शत्रु को हराने के बाद भी उससे अच्छा व्यवहार करने वाला। शत्रु को हराने के बाद भी उससे अच्छा व्यवहार करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? राजेंद्र। याद रहेगा ना। एक तो इसकी ये उपाधि थी, दूसरी इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। आपने सुना होगा पहले नाटकों में, मूवी में आता है ना, महाराजा धीराज, राजाओं के राजा रायमल महाराज पधार रहे हैं, सब ऐसे ना। तो वो महाराजा धीराज की उपाधि मिली किसको? रायमल को। ये इंपॉर्टेंट अभी क्या है पता है, यहाँ पे से लिखेंगे। मेरे को इस व्हाइट बोर्ड में दिख रहे हैं कि आप पीछे क्या कर रहे हो। इस उपाधि के बाद बीकानेर के राजाओं ने राव की उपाधि त्याग दी थी। इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि राव की उपाधि हो सकता है लगाते हो, लेकिन पहले उनको केवल राव ही कहा जाता था, राजा नहीं समझा जाता था। लेकिन अब उनको महाराजा धीराज, इसका मतलब इनको राजा मानना स्वीकार कर लिया लोगों ने, और ये इनकी उपाधि आपने याद रखनी है। याद रहेगी आपको उपाधि, ठीक है। फिर और लिखो इसके बाद। लिख लिया? फिर और लिखो। रायमल ने बीकानेर में, मतलब अपने राज्य में, पशुओं के लिए, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था करवाई थी। एवं गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था। मतलब ये अच्छा व्यक्ति था, गरीबों की ओर सोचने वाला, पशुओं की भी सोचने वाला। डांगर भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये खुद जा करके, आपने भी देखे दान पुण्य करने वाले पशुओं को दान करते हैं ना, अमावस के दिन आप देखना, डांग रंग आगे ला रहा है, चार पास हरे हरे पड़े हो,
देखा ना आपने, उनसे कभी रोक करके कोई ये पूछे कि तेरे को महीने में एक दिन खूब पकवान दे 36 प्रकार के व्यंजन और तेरे को 29 दिन भूखा रखे तो तेरा क्या हाल होगा? सब अमाउस के दिन ही भागते हैं बेटे, बाकी दिन देखते नहीं, डांगरा आज लट की मारा बेटा, एक दिन पुण्य होना चाहिए बस अमाउस आ जाए, है ना? करते हैं, आप भी करते हैं क्या पुण्य के लिए डेली? अरे आप अगर लगातार अगर हरा डालोगे तभी तो अमाउस के लिए बचेंगे पशु। 29 दिन संभालोगे नहीं तो 30वें दिन वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे नहीं बेचारे, चलते जाएंगे पहले ही। तो दान पुण्य करने के लिए कभी किसी दिन का, कभी किसी वार का इंतजार नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। आप अपने दादे पोती जो भी बनने के बाद में दादे बन जाओ ना, तो आप आने वाली पीढ़ी को बताना ये कि दान पुण्य करना है सभी ने। आगे आने वाले समय में वो भयंकर सिस्टम आने वाला है, लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, बूढ़े बुजुर्गों को संभालने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा, ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ ये, है ना? क्योंकि उस समय मोबाइल का यूज बिल्कुल चरम सीमा पे होगा। आपको भी सुनने को मिल सकता है बूढ़ किसी के है सारा दिन ये लागी रहे। ये बाद की बात बता रहा हूँ, 60 एक साल बाद की बात, जब आप किसी बच्चे को आवाज लगाओगे बेटा मन पानी तो पिला दे थोड़ा सा, बूढ़ किसी सारा दिन लागे रहे, क्या किस लागे दिखे कौन मैं मोबाइल चलाऊं? आप तो नहीं करते ऐसे? लिखो ये बात में मैंने आपको लिखा है, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था, इसका मतलब व्यक्ति दानी है, दानी है ना? तो एक व्यक्ति लिखो, इसके बाद लिखो रायमल को मुंशी देवी प्रसाद ने, रायमल को मुंशी देवी प्रसाद ने, लिखूं क्या? लिख लोगे? लिख लो, रायमल को मुंशी देवी प्रसाद ने, लिख ले, तेरे भी आए पत्र में कौन है तो लिख ले, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है इसको, है किसको? तो के पढ़ने ला रहा है? हाँ जब तो को लिखा है कौन? तू क्या बोल रहा है मेरे पास? मैंने क्या बोला है? अब रायमल की बात करो, राय सिंह को तो कलयुग का करण कहा है उसको, छोड़, फोटो ना दिखाएगा मन, तू नोट्स या कोई कॉपी या किताब दिखाएगा, सारा दिन फोटो चक्के मेरे बेटा, फोटो देख लो। मैं समझ गया उसकी बात, भावनाओं की कदर करने, गलत नहीं साबित करना बंदे को। लिखो एक क्या लिखा आपने अभी? रायमल को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है, कलयुग का करण लिखा हमने किसके बारे में? राव लोड करने को। और वो क्या बता रहे? उसको भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं, ठीक है? गलत ही हो जाए तेरे घर, तो गुरु जी यहाँ किया मैं एक ही तो याद करो, कोई गलत करा दी। इसके बाद लिखो, ये नोट कर लिया आपने, अब लिखो आगे, इसकी भयंकर भयंकर बातें हैं रायमल की, ठीक है? कैसी बातें हैं? रायमल लिख दिया, राय सिंह है ये यार, अरे ये राय सिंह है, मैं रायमल रायमल कर रहा हूँ, इसका नाम राय सिंह है, सुन मिलते जुलते से नाम है रायमल राय सिंह, तभी मैं सोच रहा हूँ कि आपने भी नहीं बताया नाम इसका, सही करना, राय सिंह नाम है इसका, रायमल नहीं, सॉरी भाई गलती होगी मेरे से, माफ करना मुझे। रायमल तो कहीं आया। अब ध्यान दो, इस राय सिंह के बारे में लिखो एक बात, एक तो ये लिखो दो मुगल राजाओं के समकालीन था, ये लिखो कितने? दो मुगल राजाओं के क्या था? समकालीन था। कौन कौन से दो राजा? एक तो पहले तो अकबर के समकालीन था और बाद में जहांगीर, ठीक है? इस राय सिंह को अकबर ने 4000 की मनसबदारी दी थी, लिखना है ये भी याद रखना, कितनी मनसबदारी दी थी? अकबर ने इसको 4000 की मनसबदारी दी, लेकिन जहांगीर ने इसे 5000 की मनसबदारी, ठीक है?
दो राजाओं के समकालीन था, एक तो अकबर की और एक जहांगीर। अकबर ने इसे 4000 की मनसबदारी दी थी, जहांगीर ने इसे 5000 की मनसबदारी प्रदान करी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नोट कर लिया इसको। एक युद्ध लड़ना है हमने तो क्या लड़ना कह रहे, काठोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? काठोली का युद्ध। ये युद्ध वैसे इसके राजा बनने से पहले लड़ा गया था, 1573। काठोली का युद्ध 1573 में। 1573 में दिल्ली में कौन है? 1573 के अंदर दिल्ली में राजा कौन है? बता दो रे। अकबर का शासनकाल क्या है? 1556 से 1605। इसलिए दिल्ली में कौन है 1573 के अंदर? अकबर। 1570 में दिल्ली में कौन है? अकबर ही है रे। बोलते क्यों नहीं हो आप? ऐसे क्या बोल रहे हो? मरे मरे से आवाज आ रही है आपकी, है? चलो देखो, अब सुनोगे थोड़ी सी बात समझना। हम क्या पढ़ रहे हैं? काठोली का युद्ध पढ़ रहे हैं। एक बंदा जिसका नाम था हुसैन मिर्जा। क्या नाम था? सुनोगे क्या? एक बात सुनना भाई। हुसैन मिर्जा ये कहाँ का व्यक्ति है? गुजरात का। ये बात मैं जो बता रहा हूँ ये कब की बता रहा हूँ भाई? 1500 और 1574 में राजा कौन बना था? हैं? राय सिंह शासक कब बना बताओ? 1574 में राजा बना था, लेकिन बात कब की? 1500। उस समय की बात बता रहा हूँ जब ये शासक नहीं बना था, और अकबर ने इसीलिए इसको मनसबदारी प्रदान करी थी और बड़ी आपत्ति इसको दिया गया था। दरबार में इसका खूब सम्मान किया गया था। क्यों किया गया था वो बात मैं बताने वाला हूँ। दिल्ली में एक व्यक्ति है, उस समय कौन है दिल्ली में? दिल्ली का राजा अभी कौन है? अकबर है। और गुजरात के अंदर कहते हैं कि ये जो दिल्ली का मुगल काल है ना उस समय, और उस समय पहले दिल्ली सल्तनत के समय भी भारत के अंदर गुजरात जो है ना व्यापारिक दृष्टि से भी, धन दौलत की दृष्टि से भी, खजाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण केंद्र होता था। पैसे वाला इसको क्षेत्र माना जाता था गुजरात को। तो गुजरात पे जो भी शक्तिशाली राजा होता था उसकी नजर हमेशा रहती थी। दिल्ली के अकबर ने गुजरात पे अधिकार कर लिया था और वहां इसने क्या किया था? अपने किसी रिश्तेदार जिसका नाम क्या था? हुसैन मिर्जा को नियुक्त कर दिया था। हुसैन मिर्जा ने वहां जाकर के देखा, 4-5 रुपया पड़ा निराई, सोना ही सोना, खूब धन पड़ा है। हुसैन मिर्जा ने इसको ब्लॉक कर दिया, और मतलब कहने का क्या हुआ, हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया था वहां गुजरात में। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। तो अकबर ने फिर इसके विद्रोह को शांत करने के लिए किसको बोला? राय सिंह। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? काठोली का युद्ध। और कब हुआ था? 1573 में। इस युद्ध के अंदर हुसैन मिर्जा की क्या हो गई थी? शादी हो गई थी इसकी। क्या हो गई इसकी? अरे मृत्यु हो गई इसकी। युद्ध में किसकी शादी होती है? हुसैन मिर्जा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। याद रहेगा आपको काठोली का युद्ध, ये नागौर में लड़ा गया था। इस इब्राहिम मिर्जा का एक भाई था हुसैन मिर्जा, सॉरी हुसैन मिर्जा का भाई कौन था? इब्राहिम मिर्जा। ये भी लिख लो इसके साथ। एक बार आप नोट मत करो, पहले देख लो। एक व्यक्ति का नाम और लिखो, इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा, दोनों भाई थे ये। सुन लो, थोड़ा सा देख लो, एक बार थोड़ा समझ लो। इस युद्ध के अंदर इस हुसैन मिर्जा की तो कर दी हत्या। कौन बच गया? इब्राहिम मिर्जा। अकबर ने इब्राहिम मिर्जा से कहा कि तू संभाल ले गुजरात, तेरा भाई तो ठीक ठाक ही था बंदा। इसको जब गुजरात संभालने के लिए बोला गया, ये राय सिंह वापिस आ गया दिल्ली अकबर के पास। इसने भी थोड़े दिन बाद में अपने आप को गुजरात का राजा घोषित कर दिया। बोला यहाँ तो मैं ही हूँ। कौन? अकबर। अकबर ने फिर किसको भेजा? राय सिंह को भेजा। राय सिंह परेशान हो गया, बोला ये अकबर का परिवार खा गया, मेरे को खुद वाला नहीं संभाला जा रहा, इनका और संभालना पड़ता है।
इसको ये बोला गया, अकबर ने कहा कि उसको जिंदा पकड़ के लाना है। तो राय सिंह ने उसको पकड़ तो लिया, लेकिन रास्ते में एनकाउंटर कर दिया इसका, रास्ते में इसको मार दिया था। बोला इसको पहले पकड़े, इसकी सेवा करें, लेके और दें वहाँ, इसको सल्टाते ही बोला समाचार देंगे ले जाके भी, मैंने कर दिया काम, है ना। तो आपने ध्यान रखना है, राय सिंह ने इन दोनों को मार दिया था, इब्राहिम मिर्जा को भी और हुसैन मिर्जा को। इस बात से अकबर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था इसे, और अकबर ने बाद में इसको मनसबदारी भी दी और इसको राजा भी बनाया था। राजा तो खैर इसने बनना ही था, लेकिन मनसबदारी इसको प्रदान की थी, याद रहेगा आपको। तो आपने लिखना क्या है, ऐसे लिखना, राय सिंह ने गुजरात के विद्रोह को दबाया था, गुजरात में विद्रोह को दबाया था, ये याद रखना। गुजरात में विद्रोह किया किसने, तो वो आपको मैंने लिखा दिया। युद्ध पूछ ले कहाँ हुआ था, तो नागौर के अंदर जगह पड़ती है काठोली, काठोली का युद्ध 1573 में लड़ा।